अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। 7 दिन हो चुके हैं पाकिस्तान में। 8 फरवरी को आम इंतखाबात हुए थे। आम इंतखाबात के बाद सबकी उम्मीद ये थी कि हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और सूरत हाल अब बैक टू नॉर्मल चली जाएगी। लेकिन अब जिस तरह वो वक्त करीब आ रहा है कि जिसके अंदर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इजलास बुलाकर जो अरकान मुंतखब हुए हैं उन्होंने हल्फ उठाने हैं और उसके बाद वहाँ पर हुकूमत साजी का, कायदे ऐवान का, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ का इलेक्शन होना है। 21 दिन का ये वक्त होता है जो कि 29 फरवरी को, इस महीने की आखिरी तारीख, लीप का साल है, उसको मुकम्मल होता है। सूरत हाल फंसती हुई दिखाई दे रही है। एक परफेक्ट स्टॉर्म डेवलप हो रहा है। जो हुकूमत बनाने के दावेदार सामने आए हैं, मुस्लिम लीग नून उसको लीड करने जा रही है। शहबाज शरीफ उनके कैंडिडेट होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और दीगर जमातों का साथ उनको हासिल है। अब ये जमातें जो हैं वो ख़ुद भी इंटरेस्टेड नज़र नहीं आती कि वो हुकूमत लें, क्योंकि जिस किस्म की इतलात अब आ रही हैं, मुस्लिम लीग नून चाहती है कि जो हुकूमत है उसमें वजारतें भी हासिल करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड नज़र आती है कि हम आइनी ओहदों में हिस्सेदार बने। और उनकी तरफ से वाइब्स ये आ रही हैं कि जैसे उनको खुद यकीन नहीं है कि ये इत्तेहाद या ये हुकूमत ज़्यादा अरसा चल सकती है, कायम रह सकती है। दूसरी तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनका भी एक अजब जो है वो मखमसा डेवलप हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मरकज़ में प्रैक्टिकली नज़र नहीं आती कि वो बड़ी संजीदा कोशिशें कर रही हो हुकूमत साजी की, क्योंकि जो उनका नंबर है ऑन पेपर वो काफ़ी नहीं है कि वो वफाक में हुकूमत बना लें। जिन जमातों के साथ उनकी माजी में तलखियाँ रहीं, चंद एक के साथ तलखियाँ कम होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन जो दो मेजर प्लेयर्स हैं जिनकी शमूलियत के साथ या जिनका साथ मिलने के बाद ही वो हुकूमत बना सकते हैं, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ लीग उनके लिए नो गो एरिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से भी अब तकरीबन इनकार कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन फिर इसका मतलब यह है कि शायद मरकज़ में हुकूमत नहीं बनाएगी, ना वो इंटरेस्टेड नज़र आती है। अलबत्ता खैबर पख्तूनख्वा में वो इंटरेस्टेड भी हैं, उनके पास इतना नंबर मौजूद है कि जिसको तोड़ा भी शायद नहीं जा सकता। लेकिन कुछ कानूनी नुकात और सवालात खड़े हो रहे हैं। इस दौरान आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात भी की और उसके बाद आपको ब्रॉडर कंटोर्स अब नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या होगी। क्या कहा उनकी टीम के लोगों ने। बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने गुफ्तगू की मीडिया के साथ, ज़रा सुनिए। पीपल्स पार्टी के साथ ना हमारे मुज़ाकिरात हुए, ना पीपल्स पार्टी के साथ हमारे मुज़ाकिरात होंगे। पंजाब में इंशाअल्लाह कैंडिडेट हमारा मियां असलम साहब, वफाक में खान साहब ने नामजद किया है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नामजद हुआ है, जो उसका मुकाबला करेंगे वो इंशाअल्लाह ताला हमारे उमर अयूब खान साहब होंगे। मुझे एक असाइनमेंट दी गई है कि मैं इंगेज करूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। जो जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान हैं, उनके साथ ANP के साथ कौमी वतन पार्टी और दीगर जो को परस पार्टियाँ हैं, दीगर इस्लामी पार्टियाँ जो एहतजाज कर रही हैं, हम चाहते हैं कि हम एक आपस में मिल के इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएं। ये हमने फैसला किया है कि हम इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क पे एहतजाज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर पॉलिसी को देखें गुज़श्ता कुछ अरसे से, उनकी बड़ी हद तक कामयाबी की शायद वजह यह है कि वो गैर रिवायती सियासत करते हैं कि ना तो इंतखाबात से पहले ना इंतखाबात के बाद वो इस मूड में नज़र आते हैं कि वो सियासी हरीफों के साथ बैठेंगे। लेकिन एक बड़ा सी चेंज आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान की जमात के साथ गुफ्तगू करने, इंगेज करने के लिए तैयार है। असद कैसर साहब की इस हवाले से असाइनमेंट उनको दे दी गई है कि वो राबते करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इंतखाबी नताइज को मुस्तरद कर दिया। संगीन इल्ज़ामात लगाए उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस पर और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जो उन्होंने गुफ्तगू की। बहुत सारे लोग इसको दो तरीके से ट्रांसलेट कर रहे हैं। एक इसकी ट्रांसलेशन ये है कि मौलाना फजलुर रहमान चाहते हैं कि हिस्सा बकदर जुस्सा हुकूमत में तकसीम ना हो, बल्कि जो उनकी पार्टी की खिदमात हैं PDM के लिए, जो सीज़न 1 था, उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कुछ किया और उसमें जो उनकी कारकर्दगी थी, जो क्राउड उन्होंने फराहम किया, PDM के जलसों को रौनक बख्शी, उसको जहन में रखते हुए उनको हुकूमत साजी में हिस्सा दिया जाए।
مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے بہت سے لوگ، آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے کچھ وقت پہلے تک بڑے زور و شور سے، شد و مد سے یہ دعوے کرتے تھے کہ چاہے پیپلز پارٹی حکومت بنائے یا مسلم لیگ نواز، صدر ہوں گے مولانا فضل الرحمان. تو ایسی تو کوئی صورت بنتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. مولانا فضل الرحمان کے پاس جو نشستیں بھی ہیں، 4 قومی اسمبلی کے نشستیں، ان کے ساتھ وہ بہت سارے لوگ اب یہ بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے کہ وہ 3 بڑی وزارتوں کے طلبگار نظر آتے ہیں. یعنی ایک مخصوص نشست نکال کر قومی اسمبلی میں جس جماعت کے پاس 5 کے عدد کے جو ممبرز جو ہیں وہ موجود ہوں گے، وہ چاہتی ہے کہ اسے 3 وزارتیں دے دی جائیں. خیبر پختونخوا میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گورنر کنٹینیو کریں اور بلوچستان میں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا جائے. تو یہ بڑی بگ آسک نظر آتی ہے مولانا فضل الرحمان کی. لیکن پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان شاید اس وجہ سے اس حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہ ان کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ عرصہ یہ کمپنی بھی اب نہیں چلے گی. تو پھر الٹیمیٹلی اگر سسٹم نے دوبارہ ری بوٹ ہونا ہے، انتخابات کی طرف جانا ہے، تو حکومت میں بیٹھنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے. یہ وہ صورتحال ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے. اس میں کون سی جماعت کیا کرنے جا رہی ہے اور وے آؤٹ کیا ہے اس وقت پاکستان کے پاس، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے پاس کیا سولوشن موجود ہے، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں گفتگو ہوگی. مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں جناب خرم روکھڑی صاحب، ان سے گفتگو ہوگی. اس کے علاوہ مجھے شوکت بزرہ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں، اور رفیق رجوانہ صاحب جو ہیں وہ آج پروگرام میں نمائندگی کریں گے مسلم لیگ نواز کی. گفتگو جو ہے وہ میں پہلے خرم روکھڑی صاحب سے، کیونکہ جو روکھڑی صاحب ہیں ان کی بہت ساری پریڈکشنز میرے پروگرام میں بیٹھ کر انہوں نے کی تھیں، بڑی حد تک پوری ہوئی. الیکشنز ہوں گے، کب ہوں گے کس صورت میں ہوں گے، نتائج کیا آئیں گے، اور پھر کیا صورتحال ڈیولپ ہوگی. صورتحال تقریباً وہی بنتی نظر آ رہی ہے، لیکن کچھ تبدیلیاں ضرور اس میں آ چکی ہیں. روکھڑی صاحب، صورتحال جب پھنس جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پنجابی میں کہ ہون کی کریے. تو بتائیں، یہ تو اب صورتحال جو بن گئی ہے، کسی کے پاس بھی ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے کہ ایک سٹیبل حکومت بنا سکے. اب کیا کرنا ہے؟ حکومت بن جائے گی سٹیبل. پی 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 نون، کیونکہ ان کو تجربہ حکومت کا پرانا ہے اور یہ حکومت بنا لیں گے. یہ آپ کا جو ہے نا سوال کہ اب ہم کیا کریں. ہم تمام چاہے ہم آئی پی پی ہیں، چاہے کوئی جس پارٹی سے بھی ہے، ہم تمام اس وقت کیا کریں، نوئنگ کہ پاکستان کی کنڈیشن کیا ہے، ہم سنجیدگی اختیار کریں اور ہم معاملات کو سلجھانے کی طرف لے کے جائیں. اور ہر پارٹی یا ہر گروپ یا ہر جو ہے لوگ جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ وہ اس کنڈیشن میں یا اس سچویشن میں پہنچے ہیں تو اس کی وجوہات ہیں کیا. یعنی میں یہ دیکھوں کہ میرے اپنے اینڈ پہ کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے، میں نے کون سا ایسا ایڈاپٹ کیا راستہ، یا میں نے اپنی میتھڈالوجی یا میں نے اپنا جو میرا جو تھا سوچ نظریہ، وہ میں نے کہاں گڑبڑ کیا ہے کہ میں مس فٹ ہو رہا ہوں تمام چیز میں، یا میں جو بھی چیز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. یہ تمام ہیز ٹو ریئلائز. اور پاکستان کی معیشت کو، دوسری لا اینڈ آرڈر کو، اور تیسرا پبلک آف پاکستان کو پازیٹیولی انگیج کرنے کی ضرورت ہے. ہم تمام کو پازیٹیولی، نیگیٹیولی ہم نے کمال انگیج کیا، کچھ نے تو بہت ہی کمال انگیج کیا نیگیٹیولی. تو ہمیں ان کو پازیٹیولی انگیج کر کے فار دیم، ان کے لیے اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر روکھڑی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبل حکومت ہوگی. یہ اسٹیبل حکومت کیسے ہوگی جس میں پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم کا ووٹ دے دیں گے لیکن ہم حکومت میں حصہ نہیں بن رہے، ہم وزارتیں نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملبے کا حصہ نہیں بننا چاہتے. نہیں، وہ ٹھیک کر رہے ہیں. وہ آئینی نشستوں کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور ایک تلوار نون لیگ کے اوپر لٹکا رہے ہیں کہ جس دن زرداری صاحب ایوان صدر میں بیٹھ کے کہیں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ قائد ایوان کو ایوان میں اکثریت حاصل نہیں رہی، وہ اعتماد کا ووٹ لیں، پیپلز پارٹی والے ووٹ نہ ڈالیں حکومت کا دھڑن تخت. میں گزارش کروں کہ سچویشن آپ دیکھیں، میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان الیکشنز افورڈ نہیں کرتا. اگر آپ الیکشنز کریں گے یہ سچویشن ڈیویلپ ہوگی. اب جب یہ سچویشن ایک ہو گیا، کام ایک ہو گیا، اب جب ہو گیا تو اب جو بھی حکومت آئے گی پاور میں، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ ہے کہ اس کو اپنے ٹوز کے اوپر چلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی. منسٹریز جو ہیں ان کو بیسٹ آف دا بیسٹ کو دینا پڑیں گی، دن رات لگانا پڑے گا. معوض تنگ کی مثال سے ہٹ کر
उसी एटीट्यूड के ऊपर कौम को लेके जाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी उम्मीदें नहीं आपने नून लीग से, पीपल्स पार्टी से लगा ली? ऑल ऑफ देम। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जमातें, इनके अंदर अपनी काबिलियत होगी, लेकिन जो भी जमात पूरे जोर से आए, पब्लिक के मैंडेट से आए, आवाम के वोट से आए और इतना नंबर लेकर आए कि अपनी पॉलिसी कई दफा ना, मैं अगर बिल्कुल कहूँ ना कि ये हो क्या रहा है, मैं कई दफा देखता हूँ कि हम जोर से आके हम फिर क्या करते हैं, जब हम जोर से आते हैं 2/3 मेजॉरिटी से भी तो आए ना, हम जमातें आई कि नहीं आई। 3.5 साल की गवर्नमेंट पीटीआई की भी चली ना, एक पावरफुल गवर्नमेंट थी, बड़ी सारी चीजें ठीक थी। 2-4 वोटों पे खड़ी हुई गवर्नमेंट कैसे पावरफुल गवर्नमेंट वो ब्लैकमेल हो रहे थे, वो कहते हैं। आपने लफ्ज नहीं सुना, पावरफुल गवर्नमेंट 4 जमातों के साथ चीजें पूरी थी ना। आप दूसरी पावर की बात, पावरफुल गवर्नमेंट थी या मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट थी अपने टाइम की, और आपको भी पता है, हमें भी पता है, पावरफुल गवर्नमेंट थी। किया क्या? यानी हम गवर्नमेंट के अंदर जब आते हैं, रहते हैं, हमसे ये सवाल किया जाए कि जब आप गवर्नमेंट में थे आपने किया क्या, यही सवाल। अच्छा, मैं आपके पास वापस आता हूँ। ये जो फॉर्म 45 है, ये कितनी बड़ी तलवार है मुस्लिम लीग नवाज के नंबर पूरे होने पर। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका दावा ये है, और इनके पास इस वक्त एक पलंदा मौजूद है, उस पलंदे में फॉर्म 45 है। फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन का, जिस पे मुख्तलिफ जो सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही थीं, उनके पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत मौजूद हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत मौजूद हैं। इनकी जो दावा है उसको बैक भी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के वहाँ से जो इलेक्शन लड़ रहे थे, राना नूरुल हसन तनवीर साहब, और जीत गए हैं उस हलके में एजाजुल हक साहब। ज़रा शौकत बसरा साहब समझाइए ये करिश्मा क्या हुआ है आपके हलके? पहले तो मैं रोकड़ी साहब के साथ बड़ी मादरत के साथ, ये हवाई बातें तो हो सकती हैं, ये ऐसे आप गुफ्तगू करनी शुरू कर दें, पाकिस्तान की गुफ्तगू तो नहीं हो सकती जो कर रहे हैं, इंडिया की हो सकती है, किसी और मुल्क की हो सकती है, यानी कि रोकड़ी साहब को ग्राउंड रियलिटीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है। बड़ी मादरत के साथ जितने दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल में अंदाज़ा हो जाना चाहिए, इनकी आंखें खुल जानी चाहिए। क्या कहते थे आपने? कौन सी कोशिश नहीं की पीटीआई को दीवार से लगाने की? पीटीआई पाकिस्तान है, इमरान खान पाकिस्तान है। 80-90% कौम इमरान खान के साथ खड़ी, और उसका आज आपने लेने शुरू से पहले 1.5 साल को छोड़ दें, 9 मई के बाद जो कुछ हुआ, मुकदमा, जो हमारे इलेक्शन लड़ने वाले लोग थे, असम्बलियाँ उनको छुड़वा दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, वोटर्स वोटर्स घर तोड़ दिए गए, कारोबार बंद कर दिए गए, बात माँ बहनों बेटियों तक पहुँच गई। उसके बाद आपने क्या किया? पार्टी तोड़नी शुरू कर दी, पार्टी का निशान ले लिया, बल्ला छीन लिया, किसी को आपने गाजर दे दी, किसी को मूली दे दी, किसी को जूता दे दिया, किसी को मोर दे दिया। क्या प्लानिंग क्या थी आपकी? यही थी ना कि मायूसी लोगों के अंदर, डर, खौफ, कोई बंदा साथ नहीं है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है। अभी जो रोकड़ी साहब बातें कर रहे थे, स्टेबल हुकूमत आएगी, बहुत ज़बरदस्त लोग आ गए। ओ भाई, अल्लाह के बंदो, अक्ल और होश के नाखुन लो। पाकिस्तान मेक और ब्रेक पे खड़ा है। आपने इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ आप, मैं समझता हूँ, फ्रॉड कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ झुरलू इलेक्शन करवा के आप पाकिस्तान की बुनियादें हिला रहे हैं। आप शौकत बसरा की बात कर रहे हैं, ये वही बात है कि हमारे पास 180 सीट्स हैं, मुस्लिम लीग नून जिसके पास 17 सीट्स हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये वही मैसेज दे रहे हैं कि जब बांग्लादेश में कितनी सीटें थी और इधर कितनी सीटें थी। क्या आप, यानी कि आप पाकिस्तान, आप जो आग लगी हुई है बलूचिस्तान के अंदर, केपी के अंदर, होना तो ये चाहिए था कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाते। आपने इतना कुछ कर लिया था, आप यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत देते जिसको अवाम की बैकिंग होती। ईसा नकवी साहब, मैं वल्लाह बाखुदा एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ इस वक्त। मैं चले अपने इलेक्शन की बात कर लेता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे नबी की शिफात हासिल ना हो। शौकत बसरा 10 लाख का नुमाइंदा और मैं इलेक्शन जीता हूँ। मेरा चैलेंज है मोहम्मद एजाजुल हक को, जो तीसरे नंबर का खिलाड़ी है, वो आपके प्रोग्राम में कुरान पाक पे हलफ दे दे। मैंने आज अदालत में पेश हुआ था, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद फारूक साहब की अदालत में। मैंने वहाँ से बात इस बात पे स्टार्ट की थी, मैं कहा सर, मैं आया हूँ, एक दफ़ा कानून को एक साइड पे रख देते हैं। मैं मुसलमान हूँ और मुझे फ़ख्र है, मैं नबी का उम्मती हूँ और मैं नबी की उम्मतियों के पास आया हूँ। कुरान पाक सामने रख लें और एजाजुल हक को बुला लें, अगर वो हलफ दे दे मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। बात ये है कि आप किस तरह का बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान का, और क्या बदला लेना चाहते हैं पाकिस्तान से आपने। फिर मैं कह रहा हूँ, कोई हुकूमत नहीं चलने वाली जब तक आप पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, जब तक आप इमरान खान, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान है, उससे बात नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान बदल चुका है। निकल आए ये मोबाइलों से, निकल आए ये स्टूडियोज से। आपको बता दिया कौम ने, इस तरह बताया कि शौकत बसरा के 8 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट से कागज बहाल होते हैं। शौकत बसरा को ना आपने कैंपेन करने दी, ना ऑन फुट जाने दिया। शौकत बसरा का ना आपने कोई कैंपेन करने दी, ना पोस्टर लगने दिया। ये मोबाइल था
शौकत बसरा का मोहर निशान था, 96,000 वोट शौकत बसरा लेता है। वो वोट शौकत बसरा का नहीं था, वो वोट इमरान खान का था। लोग ढूंढ ढूंढ के, मेरे को दोस्त आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, आ रहा है कोई जर्मनी से आ रहा है, लोगों से पूछ रहा हूँ, उन्होंने कहा बसरा ना सानू गड्डी चाहिए, ना सानू पेट्रोल चाहिए, ना सानू पर्ची चाहिए। उनकी गाड़ियां उनके पोलिंग कैंप अंदर गए हैं, उन्होंने कहा इय्या का नअबुदु व इय्या का नस्ताईन, जाके उन्होंने मोर का निशान ढूंढा, वहां मोर लगा दिए। और इतना शौर, 60% टर्नआउट है मेरे हल्के का रोकड़ी साहब, 60%। पता नहीं किस ख्वाबों की दुनिया में आप रह रहे हैं, किस तरह पाकिस्तान को गवर्न करना चाहते हैं, कि आपने कितना बड़ा तजर्बा कर लिया। आज 2 साल हो गए हैं, आज भी हुकूमत उन्हीं की मौजूद है। ये पीडीएम वही चोरों का टोला है ना, ईसा नकवी साहब, जिन्होंने 16 महीने हुकूमत की, आज भी उनकी हुकूमत है। पेट्रोल सस्ता कर देंगे, बिजली सस्ती कर देंगे, रोटी सस्ती कर देंगे, चीनी सस्ती कर देंगे। क्या हुआ? आज भी क्या हो रहा है? लुटो और फुटो। वो माले गनीमत होता है ना, जब आप जंग में जाते हैं या डाका मारते हैं, माले गनीमत लौट रहे हैं। ए तेरा, ए मेरा, मेरा अब्बा सदर, तेरा अब्बा वजीर आजम, तेरी बेटी वजीर आला, मेरा, यार क्या मजाक है। सिंध तेरा, बलोचिस्तान तेरा, गवर्नर मेरे। ये है इनका एजेंडा। इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा ईसा नकवी साहब। हम पुरअमन, कल एक और बताऊं, मैरियट में कल हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाया है और मीडिया को बुलाया है। मेरे पास 45 फॉर्म है ना। फिर कहने लगा मैं, अल्लाह को हाजिर नाज़र जान के शौकत बसरा कह रहे हैं, मेरे पास नूरुल हसन तनवीर को बुला लें, जो रनर अप है, जो 72,000 वोट ले रहा है, वो रो रहा है। मेरे साथ इकट्ठे हम दोनों इलेक्शन कमीशन में पेश हुए हैं कि जी शौकत बसरा और इकट्ठे दो नून लीग के साथ हमारी यूं है नहीं ना मामलात। वो बेचारा रो रहा है, वो पीट रहा है। ये मैं जेन्युइन फॉर्म लेके फिर रहा हूं, जेन्युइन फॉर्म। और आप लोग क्या तमाशा बना रहे हैं। पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक से अगली बनाना चाहते हैं। किस तरह आप गवर्न करना चाहते हैं उन लोगों के साथ जिनके यहाँ स्टेक्स ही नहीं है, जिनकी जायदादें, जिनकी औलाद, जिनके कारोबार, जिनका सब कुछ बाहर है। वो इमरान खान जो झुका नहीं, डरा नहीं, बिका नहीं। शौकत खानम के बेटे, मैं एबीएन टीवी बैठ के पूरी कौम की जान पे अब सलाम पेश करता हूं। आज भी जाकर लेकर जा रहे हैं कि आप ऐना मान ला है, बाहर टुट जा, अंदर आ जा, चुप कर जा। नहीं होना। एक ही रास्ता है, पाकिस्तान को आप आगे लेके जाना चाहते हैं, ये इस इलेक्शन के नतीजे में ज्यादा इंतशार आएगा, ज्यादा अफरी तफरी होगी। आज भी वक्त है, पंजाबी जी कहते हैं डुल्ले बेरंदा कुछ नहीं बिगड़ा नकवी साहब। आज भी हमने सब, पाकिस्तान है तो हम हैं। अभी भी इमरान खान के पास जाएं, हमारा मैंडेट वापस करें। हमारी जो 80 सीटें लूटी गई हैं माले गनीमत की तरह, वो लोगों का मैंडेट है। वो लोगों ने अमानत दी है खान साहब की और शौकत बसरा की। मेरे हल्के वाले मुझे पता क्या कहते हैं, शौकत बसरा 80 अमानत तेरे हवाले की थी। सर वो मैंडेट आपको वापस आप कह रहे हैं कि दे दे, वो जो आपके इलेक्ट हुए हैं इस वक्त, तो वो अपने पास शामिल करवा रहे हैं, वो तो उनको लेके जा रहे हैं। ये भी सुन लें, ये भी सुन लें। अभी शौक पूरा नहीं हुआ। अभी भी जो, और दूसरी बात मैं उन लोगों को पैगाम देना चाहता हूं जो इस वक्त दूसरी जमातों में जा रहे हैं। पंजाबी जब अगे कहना कि मैं पिंडू बंदा तो साउथ पंजाब का आखिरी जिला है मेरा। ਤੁਹਾਡੇ गले च ना लोगों ने जुतियां का हार पा के, मुंह काला करके, तो खोते तो बिठा के पूरे पिंड चक्कर लवाना है। बिकॉज वोट इमरान खान का है। दिस इज द थ्रेट। हाँ, थ्रेट है ये, इसे थ्रेट है ये। मैं बिल्कुल लोगों ने वोट इमरान खान को डाला है, शौकत बसरा को नहीं डाला। बिफोर आई मूव ऑन आके मैं रजवाना साहब से बात करूं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि गुफ्तगू उस मोड़ पे पहुंची है जहाँ पर मुझे सवाल करना बनता है कि रोकड़ी साहब योर टर्न। देखिए सर, बात यह है कि थ्रेट, इंतशार, ये थ्रेट है। बंदे जो इमरान खान ना तो वोट लेके आए ने, आप चुप करा करें तो सुनकर 2 साल हो गए ने, मैं तो पहली बार ही आया। हमेशा एक आर्गुमेंट का एक असलूब है। करें ये वकील है, यानी मैं आई डोंट वांट टू करें अबाउट दिस कि ये क्या कर रहे हैं। हमें एक असलूब के तहत करें भाईजान, करें भाईजान। इससे सब इंतशार, थ्रेट्स, हम ये नहीं चलेंगे। मैं पाकिस्तान हूं, बाकी पाकिस्तान नहीं है। कौम ने बता दिया ना। मैं चुप कर, सॉरी, अब नहीं बोलूंगा। बसरा साहब उनको जरा हमें अब मैच्योर डिबेट। जी प्लीज। मैं जिस अगर इस सोच पे चला जाऊं कि मैं पाकिस्तान हूं और मेरे अलावा जो पाकिस्तान होगा मैं उसको काट के रख दूंगा, मैं उसको मारूंगा, मैं उसके गले में ये चीज डालूंगा, ये रविश गलत है और रहेगी। दूसरी चीज करप्शन, उन्होंने कहा चोरों का टोला। मैं रह के आया हूं इधर इसी पार्टी के अंदर, और हम बात बात पे कुरान उठाते हैं। क्या लॉ में बसरा साहब तमाम केसेस में कुरान उठा के अपने फैसले लेंगे, बाकियों में भी जिसकी फीस लेके जाएंगे? अल्लाह की आखिरी किताब है, तो सुने ना। अच्छा मैं इसको लेट्स जस्ट कूल इट डाउन, साहब प्लीज। मैं कूल डाउन हूं, मैं बिल्कुल कूल डाउन हूं।
हम दीन सर गुजारिश तो सुन ले, मुझे रजवाना साहब से टेक हम लेने ये दें। आखिरी रजवाना साहब से आखिरी चीज मैं सर आपके पास नहीं, वापस नहीं, आ रहा मेरा हूँ, एक आपको आखिरी इनफ argument टाइम। सर आखिरी आर्गुमेंट सुन ले। हम दीन को मजाक क्यों बनाया हुआ है हमने, हर चीज में हम आखिरी, और इसको कहें, इनको कहें सारों को, कुरान पे हाथ रख के कह दें कि बुजदार के टाइम में डीसी और डीपीओ पैसे दे के पोस्ट नहीं हुए। इस पे मेरा एक अच्छा, सवाल सुनिए, होगा, अच्छा, इस पे मेरा आप एक सवाल पुरानी होगा। बात पे- आप पुरानी बात पे याद रख के कह दें, रफीक रजवाना साहब, रफीक रजवाना आप साहब, कह दें। करप्शन है ना, लफ्ज़ है corruption। मैं इसके ऊपर मैं सवाल आपको- साहब, एक बात, मैं ईसा साहब, इसमें उन्होंने सवाल challenge मैं किया है। इलेक्शन लड़ के आया हूँ पिछले साल सर इलेक्शन प्लीज लड़ के आया। मुझे रजवाना साहब अगर को तो शामिल इमरान करने खान दें। के खिलाफ लड़ोगे जमानत जब्त हुई होगी। एक मिनट, मुझे रजवाना बच्चों वाली रजवाना बात। साहब आप मुझे यानी कि देखे ना, रजवाना साहब मुझे ये सुनिए, बताइए पढ़े लिखे आदमी हैं सर, मुझे एक मिनट, सर आप प्लीज मुझे बुला के तहकीराना रोकड़ी साहब, बात तो वो करें ना। मैं इसके ऊपर इसको आपका काम है कंट्रोल। सर मैं इसके ऊपर बात सवाल वो यानी एक ऑनरेबल आदमी आके ये बैठे हुए हैं और ये बच्चों की तरह या इस तरीके के साथ मौकरी करें या आप एक दूसरे पे तानताज करें, बुरी चीज है। रजवाना साहब आप इसको आपने बात सच कंट्रोल करें ना करा। यार, अब इसके ऊपर रजवाना साहब बच्चों वाली बातें अच्छा चले, ऑल पीपल आर आप इररिलेवेंट। रजवाना साहब को दोबारा अवाम ने आप mandate रजवाना दे साहब दिया है। को दोबारा ऑल रास्ता आर करें। इररिलेवेंट। लेट्स हैव ऑन रिपोर्ट फॉर चले, मैं एक दूसरे नाल मेरा- को तमीज मेरा- नाल ते मेरा एक एक दूसरे का सवाल- अच्छे तरीके से बात हो सकती सर है। मेरा एक सवाल सुन आराम लीजिए। ना गल करनी है। मेरा एक सवाल सुन लें। रोखड़ी साहब मुझे ये बताइए, मैं आपके इस बात से इन इल्जामात, क्योंकि ये इल्जामात तो मौजूद है, उस वक्त भी लग रहे थे, बाद में भी लग रहे थे, बुजदार साहब के खिलाफ पीडीएम ने सबके खिलाफ एक्शन लिया। बुजदार साहब के खिलाफ क्या डालने एक्शन से लिया? जेल में। दूसरा, जो डीसीज 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए देकर ट्रांसफर पोस्टिंग ले रहे थे, जाहिर है कि फिर वो तो वहां पे जाके माल बना भी रहे होंगे, 100%। जाहिर है कि वो इस वक्त भी रिटायर तो नहीं हो गए, गायब तो नहीं हो गए, कितने पकड़े, सर मैं आपको कितनों दूसरी को बात नहीं, टांगा? एक फिक्र ले ले मेरा, अच्छा, रोकड़ी साहब, सुन। एक फिक्रा। बुजदार इस वक्त कहाँ खड़ा है? हमारे साथ तो नहीं है ना। अभी तक बुजदार को क्यों नहीं उल्टा लटकाया गया, क्यों नहीं पकड़ा गया, क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? अच्छा आगे आगे। अब इस पे बसरा साहब उनका जवाब ले इमरान लेंगे। खान साहब पर कितने मुकदमा में कौन सा आपने लिंक कर लिया करप्शन का मुकदमा? बसरा साहब एक बता दे मुझे। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक्स आएंगे तो इस बात का जवाब लेंगे रोखड़ी साहब से कि अगर ये सब कुछ हो गया तो फिर बुजदार साहब और वो जो डीसीज करोड़ों रुपए देकर ट्रांसफर्स करवा रहे थे, उनका किया क्या हुकूमत ने?